तो दोस्तों प्रणाम। कक्षा 12 विषय गणित इकाई 3 अवयव प्रश्नावली 3.2 पढ़ेंगे अपन। देखो अवयव की प्रश्नावली 3.1 पढ़ ली थी अपनों ने। आज प्रश्नावली 3.2 पूरी प्रश्नावली पर अपना वीडियो है, इसको अच्छे से लर्न करने, ठीक है। देखो अवयव अवयव पढ़ लिया था उस दिन। संक्रिया, अब अवयव पर बेस्ड जो संक्रिया है ना, उनके बारे में चर्चा करेंगे आज अपन। अवयव पर जो संक्रिया है, योग, गुणा, भाग, घटाव, वो वाली संक्रिया है। देखो पहली संक्रिया दी हुई है आपको अवयव का योग। दो अवयव समान कोटि वाले हैं तो उनका योग परिभाषित होता है। समान कोटि मतलब 2/2 का, जैसे 2/2 का है या 3/3 का है, ठीक है, ऐसे, या 2/3 का है, इधर से भी 2/3 का ही है ना। तो ऐसे समान कोटि वाले दो अवयव समान कोटि वाले हैं तो उनका योग परिभाषित होता है। अवयव का योग समान कोटि वाले अवयवों के समुच्चय में ही द्विआधारी संक्रिया होती है, ठीक है। अभी बताएंगे इसका उदाहरण भी, है ना। समान कोटि होनी चाहिए। दूसरा है एक अवयव का अदिश गुणन। अब अदिश गुणन क्या होता है? जैसे कोई अवयव दे रखा है आपको, ठीक है, ए या बी जो भी दे रखा है। अब इसका एक अदिश राशि, अदिश चर राशि या अचर राशि के मान लो, तो इससे गुणन क्या कहलाएगा? के। तो के कोई अदिश राशि है तो इस के का इस पूरे इस आपके अवयव से गुणा हो जाएगा, ठीक है। इसको अदिश गुणन कहते हैं। देखो इसको समझते हैं अपन। अदिश गुणन क्या है? किसी अवयव के एक अदिश से गुणन को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित करते हैं। जैसे a बराबर, ये आपको एक अवयव दे रखा है aij, इसके अवयव है अंदर। इस अवयव में m इंटू n कोटि का एक यह अवयव है तथा k एक अदिश है, बताया ना। तो k a एक ऐसा अवयव होगा जिसमें a के प्रत्येक अवयव को k से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। जैसे अभी बताया मैं दूसरे शब्दों में, k का a से मल्टीपल करेंगे तो k a i j m इंटू n, जो m/n का आपका अवयव है दिया हुआ है, तो k a i j m इंटू n अवयव हो जाएगा। या k a या i का i j वह अवयव होगा। i तथा j के हर संभव मान के लिए k i j प्राप्त होगा। दूसरे शब्दों में समझ लिया आप लोगों ने, ठीक है। हर मान के लिए प्रत्येक से गुणा करेंगे इसको। अभी अपन और सवाल करेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो अवयव का ऋण अवयव। अवयव का ऋण अवयव कैसे निकालेंगे? किसी अवयव a का ऋण अवयव क्या होगा? -a होगा, से निरूपित होता है। तो हम -a को -a या -1 को कॉमन लेके कोष्ठक में लिख लेंगे और a बार लिख लेंगे। तो कोई भी अवयव दिया हुआ है आपको, जैसे a कोई अवयव दिया हुआ, इस अवयव में आपको ऋण अवयव निकालना है तो इसके आगे ऋण का चिन्ह लगा दो। तो प्रत्येक संख्या को -1 से गुणा कर दो। इस अवयव के जितने भी अवयव है ना, इसमें अवयव है, उन सबको -1 से गुणा कर दो, ये इसका ऋण अवयव आ जाएगा, ठीक है। फिर अवयव का अंतर। अब अवयव का अंतर देखो, a i j इसका अवयव है और b i j इसके अवयव है। समान कोटि वाले m इंटू n वाले दो अवयव हैं, a और b। इनका अंतर a माइनस b है ना। इनका अंतर समान कोटि वालों का ही अंतर योग अपन गुणन कर सकते हैं, ठीक है। तो गुणन नहीं, योग और, हाँ, गुणन के बारे में बाद में पढ़ेंगे अपन। अभी योग और अंतर की बात करें। a और b समान कोटि वाले दो अवयव, इनका अंतर कैसे निकालेंगे? a माइनस b। अब उस अंतर को डिफरेंस कहते हैं, डिफरेंशियल। तो उस अवयव को क्या कहेंगे अपन? d से डिनोट करेंगे और इसको dig, जहाँ i तथा j के समस्त मानों के लिए dig aij माइनस big। यहाँ a में से b घटा रहे हो तो a के अवयव क्या है? ai, ठीक है, aij, और इसमें से क्या घटा रहे हो? b के bij, ठीक है। तो यहाँ aij माइनस bij लिखा हुआ है, द्वारा परिभाषित होता है। दूसरे शब्दों में d बराबर क्या लिखेंगे? a माइनस b, या a प्लस -1 से गुणा कर देंगे उसका b का, जो b अवयव दिया हुआ है, ठीक है, और दोनों को जोड़ लेंगे तो तब भी a माइनस बी प्राप्त हो जाएगा। a तो है, उसमें -b से गुणा कर देंगे b को और दोनों को जोड़ेंगे तो a माइनस बी आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो a माइनस बी प्राप्त होता है। तो अवयव b माइनस का योगफल कर लेंगे। अवयव a तथा
अवयव माइनस बी का योगफल कर लेंगे तो ऐसे भी आ जाएगा और ऐसे भी आ जाएगा, ए माइनस बी लिखोगे आप तो, ठीक है। एक अवयव ये है ए, इसमें से आपको बी को घटाना है तो माइनस लिख देना, पर समान कोटि होनी चाहिए। 2/3 का है तो ये भी 2/3 का ही होना चाहिए, या 2/2 का है तो इधर भी 2/2। ठीक, अगला पढ़ते हैं अवयव के योग के गुणधर्म। देखो अवयव के योग के गुणधर्म, पहला गुणधर्म है इसमें क्रम विनिमय। देखो अवयव क्रम विनिमय गुणधर्म दर्शाता है। यदि a बराबर aij और b बराबर bij समान कोटि वाले m इंटू n वाले अवयव है तो इनका क्रम विनिमय क्या होगा, a प्लस बी करेंगे अपन, है ना। a प्लस बी करेंगे तो b प्लस ए भी होगा, क्योंकि समान कोटि के हैं, उनको किसी भी क्रम में जोड़ो तब भी आंसर वही मिलेगा। a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, क्रम विनिमय। दूसरा गुणधर्म है आपके साचार्य। साचार्य गुणधर्म के समान कोटि वाले किन्हीं भी 3 अवयव ए बी सी लिए अपनों ने, ए बराबर ए आई जे, बी बराबर बी आई जे और सी बराबर सी आई जे के लिए। देखो अब देखो साचार्य गुणधर्म में क्या है, पहले ए और बी को आपने ऐड कर लिया, अब उसमें क्या कर लिया, फिर सी को ऐड कर लिया, तब इधर देखो फिर इधर ए को छोड़ दिया आपने और बी और सी को ऐड कर लिया, ठीक है। तब भी योगफल क्या आना चाहिए, दोनों का बराबर आना चाहिए। तो समान कोटि वाले 3 अवयवों को किसी भी क्रम में रख के जोड़ेंगे तो साचार्य नियम दर्शाएंगे। ए प्लस बी को जोड़ के फिर उसमें सी जोड़ लो, या ए को छोड़ दो फिर बी और सी को जोड़ के फिर उसमें ए जोड़ लो, ये साचार्य। अगला गुणधर्म है आपका योग का तस्मक। अब योग का तस्मक ए बराबर ये आपको अवयव दिया है और एक शून्य अवयव लिया है, m/n कोटि का एक शून्य अवयव लिया है और एक ही भी कोटि यही है, समान कोटि वाला। तो अब इसमें इस शून्य अवयव को, कोई अवयव a है, अब आपका कोई भी 2/3 है, 3/2 का है, कोई भी अवयव उसमें शून्य कोटि का वो अवयव शून्य एक अवयव ले m/n कोटि का, मतलब उतना ही शून्य है उसमें जितने इसमें अवयव है ना। जैसे ये 3/3 का है तो इसमें भी 3/3 के अवयव होंगे, A12 A13, तो इनको जोड़ेंगे अपन। तो A11 में 0 जोड़ेंगे तो A11 ही तो रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो A प्लस 0 करेंगे तो, या 0 प्लस A करेंगे तो क्या आएगा आपके, A ही आएगा। तो योग संक्रिया का तस्मक अवयव क्या रहेगा, शून्य रहेगा, है ना। योग के तस्मक का अस्तित्व aij m/n कोटि का अवयव है और O एक m/n शून्य कोटि का शून्य अवयव है। तो a प्लस 0 करेंगे या 0 प्लस a करेंगे तो अतः योग संक्रिया का तस्मक शून्य अवयव होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन अगला, एक अवयव के अदिश गुणन के गुणधर्म। देखो अवयव के अदिश गुणधर्म, एक अवयव के अदिश गुणन के गुणधर्म। अब अदिश गुणा करना है तो a बराबर ये है और b बराबर ये है, 2 अवयव दिए, समान कोटि वाले हैं 2 अवयव हैं और k तथा l अदिश है। तो इनका गुणन कैसे करेंगे, देखो k और l अदिश राशि, अभी बताया था वैसे ही करना है जैसे यहाँ k से गुणा करना आपको, ठीक है। तो मैंने बताया था 2 अवयव दे रखे उनका योगफल, उसमें योगफल में भी जैसे a में आप k से गुणा कर रहे तो क्या रहा, प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाएगा इसका, इस ए अवयव के प्रत्येक अवयव से k का गुणा हो जाएगा तो ये k आ जाएगा। फिर इसी प्रकार k का दूसरे b से भी गुणा होगा तो k भी हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये तो पहला तो एक नियम तो ये हो गया। दूसरे में है k प्लस l, 2 अदिश है, उन दोनों का योगफल किसी एक से गुणा करना है, a से, कोई अवयव a दिया हुआ है तो a का आपको बारी बारी से k से भी गुणा करना पड़ेगा, l से भी गुणा करना हो तो k प्लस l आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपके। देखो अवयव का गुणन, अभी तक योग पढ़ लिया आपने, घटाओ पढ़ लिया, अब गुणन। 2 अवयव a तथा b का गुणनफल परिभाषित होता है यदि a में स्तंभों की संख्या, देखो गुणन के लिए कुछ नियम है यहाँ पर, उस नियम को याद रखना है। a में स्तंभों की संख्या b में पंक्तियों की संख्या के समान होती है तो अपन इसका गुणन कर सकते हैं। देखो मान लीजिए a में aij एक m/n कोटि का एक अवयव है और bij एक n/p कोटि का अवयव। देखो यहाँ पर इसकी कोटि क्या है, m/n है ना। a में का उसने स्तंभों की संख्या, m तो पंक्तियों की संख्या, n स्तंभों की संख्या है a में, तो स्तंभों की संख्या b में पंक्तियों की संख्या, देखो इसमें पंक्तियों की संख्या क्या है, n है, n/p कोटि का है, ये m/n का है, ये n/p कोटि का है, तो दोनों में n आ रहा है आपके, है ना। इसका तो स्तंभ और इसकी पंक्ति b की कोटि का अवयव है, तब अवयव a तथा b का गुणनफल m/p। अब यहाँ पे क्या बचा,
एम बचा और यहाँ पे क्या बचा पी। एम बाई पी कोटि का एक अवयव सी प्राप्त होगा और अवयव सी को आई के व अवयव सी आई के प्राप्त करने के लिए हम ए की आईवी पंक्ति और बी के केवे स्तंभ, ए की तो आईवी पंक्ति और बी के केवे स्तंभ को लेते हैं और फिर उनके अवयवों का क्रमानुसार गुणन करते हैं। तदुपरांत हमें सभी गुणनफलों का योगफल प्राप्त कर लेते हैं। देखो अब इसको आराम समझ लेते हैं ना। दो अवयव ए तथा बी का गुणनफल कभी परिभाषित होगा जब ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के समान होगी, तभी आप गुणन कर सकते हो, है ना। जैसे 3/2 कोटि का ए अवयव लिया आपने, 3/2 कोटि का, तो आपका बी अवयव क्या होना चाहिए 3/2। अब 2 स्तंभ है इसमें, तो दूसरे अवयव बी में भी आपकी 2 पंक्तियाँ होनी चाहिए। उसको 2/3 ले सकते हो, 2/4 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपने ए ले लिया 3/2 का, है ना, ए की कोटि तो ले लिया आपने, ए की कोटि तो ले ली 2/3 का, AIJ लिखना था मेरे को, है ना। ये 3/2 का, ये 2/3 का है, तो वो भी क्या होना चाहिए आपका, इधर वाला भी बी अवयव भी उसकी कोटि, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है 2 है और स्तंभों की संख्या 3 है, तो उसमें पंक्तियों की संख्या, इसमें स्तंभों की संख्या, उसकी पंक्तियों की संख्या पर 3/2 कर सकते हो आप। तो ये दोनों समान होनी चाहिए। तो जो अवयव प्राप्त होगा ना अब आपको ए इंटू बी का गुणन, उसकी कोटि क्या रहेगी 3/3, तो ये 3 तो दोनों में सेम है, तो ये इसमें जितने स्तंभ है उतनी ही इसमें पंक्तियाँ होनी चाहिए। अब 2/2 का बच जाएगा वो आपका, ठीक है, सीधा समझ में आ गया होगा। अब ये थोड़ा सा ये समझ लो, तब अवयव ए तथा बी का गुणनफल m/p बताया ना, अवयव सी प्राप्त होगा। अवयव सी का आई के व अवयव सी आई के प्राप्त करने के लिए हम ए की आईवी पंक्ति, जैसे ए है आपका, ये ए समुच्चय है, ए अवयव सॉरी, ए की आईवी पंक्ति है ना, ऐसे ये पंक्तियाँ दे रखी है आपको 2 3 4, ए की आईवी पंक्ति और बी के केवे स्तंभ, ये बी है आपका, इसके स्तंभ है ना, इसका केवा स्तंभ इधर से हो जाएगा, ठीक है। केवे स्तंभ को लेते हैं और फिर उनके अवयवों का क्रमानुसार गुणन करते हैं। इस पंक्ति का इस स्तंभ से गुणन करेंगे, फिर इस पंक्ति का इस स्तंभ से ऐसे केवे स्तंभ तक गुणा करेंगे, गुणन कर लेते हैं और फिर उनके अवयवों को क्रमानुसार गुणन करते हैं और तदुपरांत इन सभी अवयवों को के गुणनफल का योगफल करते हैं, तो अवयव का गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। देखो इसको दूसरे शब्दों में भी समझा रखा। देखो यदि ए तथा बी, यदि ए बी परिभाषित है, देखो इसका नोट, स्पेशल नोट ये याद रखना, ए बी का गुणनफल कर लिया, ए बी प्राप्त हो गया, तो यह आवश्यक नहीं है कि बी ए बी परिभाषित होगा। यदि ए और बी का गुणन परिभाषित है आपके, तो ज़रूरी नहीं है कि बी ए का भी गुणन परिभाषित हो, ये नॉट इक्वल होगा, है ना, दोनों बराबर नहीं होगा, ठीक है। यदि ए तथा बी क्रमशः m/n तथा k/l कोटियों के अवयव है, दोनों देखो m/n और k/l कोटियों के 2 अवयव हैं, तो ए बी तथा बी ए दोनों ही परिभाषित है यदि और केवल यदि, कब होंगे, जब मैंने बताया ना, इसका स्तंभ n इसकी पंक्ति k के बराबर होगा, पंक्ति और स्तंभ बराबर चाहिए तो n बराबर k होना चाहिए, और ए बी परिभाषित हो जाएगा, तो बी ए भी परिभाषित करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एम और एल को भी बराबर करना पड़ेगा। तो विशेष रूप से ए और बी दोनों ही समान कोटि के वर्ग अवयव हैं, तो ए बी और बी ए दोनों परिभाषित होगा। ए और बी दोनों समान कोटि के वर्ग अवयव है, 2/2 का है, 3/3 का, दो या तो ऐसे अवयव है ए और बी दोनों, तो उनका ए बी भी आ जाएगा और बी ए भी आ जाएगा, दोनों परिभाषित हो जाएंगे, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया होगा। अगला देखो, अवयवों के गुणन की अक्रम विनिमयता। देखो गुणन की अक्रम विनिमयता, क्रम विनिमय भी होता है, पर ये क्रम विनिमय कब होगा, ये तो कंडीशन बताई थी मैंने, समान कोटि के वर्ग अवयव होगा तभी क्रम विनिमय होगा, ए बी और बी ए प्राप्त होगा, है ना। और ये आवश्यक नहीं कि ए बी प्राप्त हो गया तो बी ए भी प्राप्त होगा। बी ए कब प्राप्त होगा, जब ये एन इस के बराबर होगा, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति के बराबर होना चाहिए, और m/m बराबर l भी होना चाहिए, तब इस परिभाषित होगा। अब देखो अवयव के गुणन की अक्रमणीयता ये आ रही है ना आपके, कि यदि ए बी और बी ए परिभाषित भी हो तो आवश्यक नहीं है कि ए बी और बी ए बराबर हो, दोनों परिभाषित है पर जरूरी नहीं है कि बराबर भी हो,
है ना, बराबर भी हो। जैसे यहाँ तो परिभाषित तो कर लिया आपने, ए बी और बी ए दोनों परिभाषित होंगे समान कोटि के वर्ग अवयव लेंगे तो, पर ये आवश्यक नहीं कि दोनों बराबर हो। ए बी और बी ए तो प्राप्त कर लिया आपने, परिभाषित भी हो गया हो, समुच्चय अवयव भी प्राप्त हो गया आपको, पर जरूरी नहीं हो बराबर भी हो, नॉट इक्वल, है ना। समान कोटि के विकर्ण अवयव का गुणन क्रम विनिमय होता है। देखो ये स्पेशल बात लिखी है इसने, इसको नोट करना है, नोट डाउन करना है कि समान कोटि के विकर्ण अवयवों का ही गुणन क्रम विनिमय होता है। समान कोटि के जो आप विकर्ण अवयव लेंगे, विकर्ण अवयव का मतलब जिनके विकर्ण में अवयव होंगे बाकी सारे क्या होंगे, शून्य। पढ़ा था आप लोगों ने विकर्ण अवयव। तो समान कोटि के विकर्ण अवयव का गुणन क्रम विनिमय होता है, उनका गुणन क्या है, क्रम विनिमय होता है। ए बी और बी ए इक्वल वहीं आएगा आपके, किसमें, विकर्ण अवयव में, समान कोटि के विकर्ण अवयव में, है ना। यहाँ पे परिभाषित नहीं, परिभाषित हो जाएगा पर इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, दो शून्यतर अवयवों के गुणन, दो शून्यतर अवयवों के गुणनफल के रूप में शून्य अवयव, दो शून्यतर अवयवों के गुणनफल के रूप में शून्य अवयव। हम जानते हैं कि दो वास्तविक संख्या ए तथा बी के लिए ए बी, ए क्रॉस बी करेंगे तो जीरो आता है, तो या तो हम कह सकते हैं ए जीरो होगा या बी जीरो होगा, किंतु अवयवों के लिए यह अनिवार्यता सत्य नहीं होता है। देखो अवयव में सत्य नहीं होता है ना। जैसे अपन वास्तविक संख्याओं के लिए करते हैं कि दो संख्याओं गुणनफल शून्य आ रहा तो एक ही, ए या बी दोनों में से एक जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो पर यहाँ अवयव के लिए सत्य नहीं है ना, अवयव के लिए यह बात सत्य नहीं होगी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। देखो अवयव के गुणन के गुणधर्म, अवयव को गुणन के गुणधर्म जैसे योग के गुणधर्म ऐसे ही गुणन के भी सहचार्य नियम, किन्हीं भी तीन अवयव ए बी सी के लिए सहचार्य नियम हो जाएगा, पर इनकी क्या होनी चाहिए, कोटियाँ वो होनी चाहिए आपके, बताया मैंने, है ना। गुणन कर रहे हैं अपन, वितरण का नियम आ जाएगा, ए बी प्लस सी, ए का बी के साथ करेंगे फिर ए का सी के साथ करेंगे तो ए बी और ए सी गुणन निकालेंगे, या ए प्लस बी को ए प्लस बी, इसका वितरण का नियम ए का बी के प्लस बी प्लस सी के साथ कर दिया, या ए बी को जोड़ के सी के साथ करेंगे तो ए सी प्लस बी सी आएगा, दोनों तरीके से करते। गुणन का तस्मक का अस्तित्व, देखो गुणन का तस्मक अस्तित्व, देखो गुणन के तस्मक अस्तित्व प्रत्येक वर्ग अवयव ए के लिए समान कोटि का एक अवयव एक का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि आई ए बराबर, आई क्या है आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी मतलब तस्मक अवयव है, तस्मक अवयव है। तो तस्मक अवयव में कितने अवयव होंगे, तस्मक अवयव कैसे निकलेंगे अपन, जैसे 3/3 का लिखना अपन को, तो ये 3/3 का तस्मक अवयव, जिसमें विकर्ण के अवयव रखे ना, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, तो ये आइडेंटिटी अवयव है, ये 3/3 का है, ठीक है। तो यहाँ पे गुणन के तस्मक का अस्तित्व प्रत्येक वर्ग अवयव के लिए, जैसे ये भी वर्ग अवयव है 3/3 का, ऐसे 2/3 का, ए के लिए समान कोटि के अवयव ए का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि आई ए बराबर ए होगा, समान कोटि का होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं अपन, देखो प्रश्नावली, अब प्रश्नावली पे चर्चा करते हैं, समझ में आ गया होगा आपको, बहुत सीधा है। देखो प्रश्नावली है, मान लीजिए कि ए बराबर, ए अवयव 2/2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, 2 4 3 2, और बी में दे रखा है 1 3 -2 5, और सी में दे रखा है -2 5 3 4। तो निम्नलिखित याद कीजिए, देखो पहले ए प्लस बी निकाला, देखो अवयवों का योग करना, आप ये ए है ये बी है ना, तो अब इनका योग करना है। तो इसका प्रथम अवयव 2 + 1 हो जाएगा इधर से, फिर इसमें 4 और +3 हो जाएगा, फिर 3 और -2, 3 -2, 2 और +5, ये आ गया। जोड़ लो इनको, 2 ने 1 3, 4 3 7, और 3 में से 2 गया तो 1, और 2 और 5 7, ये इस प्रकार ये आंसर आ गया इसका। 2/2 का मैट्रिक्स का योग करा तो समान कोटि के, तो समान कोटि का ही अवयव मिल गया आपको, 2/2 का ही मिला। अब देखो गुणन आ गया, अब गुणन करना है। देखो दोनों की कोटियाँ समान है ना, समान कोटि मतलब यहाँ पर पंक्तियों की संख्या आपने क्या पढ़ा था, इसकी पंक्तियों की, इसके स्तंभों की संख्या प्रथम अवयव की बी अवयव की इस पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। देखो इसमें पंक्ति, इसमें कितने स्तंभ है, इसमें कितने स्तंभ है, 2 स्तंभ है, और इधर कितनी है पंक्तियाँ, 2 है। 1 मिनट मैं वीडियो पॉज करूँगा, कोई आवाज़ दे रहा है मेरे को, अभी चालू। हाँ तो ए प्लस बी कर लिया आप लोगों ने। अब ए बी का गुणन पर चर्चा कर रहे थे, मैंने बताया था ए के स्तंभ बी की पंक्तियों के बराबर होने चाहिए। देखो अब यहाँ इसमें 1 से 2 3 मैंने छोड़ दिया है, चौथा सवाल बताया पहले का। देखो
इसकी पंक्ति है ना, इधर की पंक्ति इसका स्तंभ से गुणन करते हैं, है ना। यहाँ पे कितना है 2 और 4 इस पंक्ति में, इस 2 4 का इस 1 और -2 से गुणन करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2 का इस 1 से गुणा हो तो 2 और इस 4 का इस 2 से गुणा हो तो 4 दूनी 8 -2 -8 हो गया। इसी प्रकार इस पूरी पंक्ति का इस स्तंभ से भी गुणा कर देंगे, तो 2 का 3 से गुणा करेंगे 2 तिया 6 और 4 का 5 से गुणा 4 पंजे 20, दोनों प्लस क्या है। फिर इसी प्रकार नीचे वाली पंक्ति का पूरे स्तंभ से गुणा करेंगे, देखो अब नीचे वाली पंक्ति का करेंगे, ये नीचे वाली पंक्ति आपकी 3 2, इसका इस पूरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तो 3 का 1 से गुणा करेंगे 3 और 2 का 2 से गुणा करेंगे -4, तो 3 -4। फिर 3 का इस दूसरी स्तंभ से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 और 2 पंजे 10। इस प्रकार ये अवयव मिल गया, आपको मिल गया। अब इसका योगफल या घटाव जो भी आ रहा है उसने करने के गुणन करने के बाद क्या योगफल घटाव कर लो, तो 2 में से 8 गए कितना आए -6, 3 में से 4 गए -1, 6 26 कितना हो गया 26 और 9 10 19 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार ये गुणन भी कर लिया आपने, ठीक है। अब योगफल पे ही बेस्ड और सवाल है इसमें। देखो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। देखो निम्नलिखित को परिकलित करना है आपको। देखो निम्नलिखित को परिकलित करते हैं, a का वर्ग प्लस b का वर्ग, इसमें इस अवयव 2/2 का एक अवयव दिया हुआ आपको, फिर दिया हुआ है b का वर्ग प्लस c का वर्ग, फिर a का वर्ग प्लस c का वर्ग, और फिर दिया हुआ है a का वर्ग प्लस b का वर्ग। ऐसे ये चार अवयव है इसके अंदर 2/2 में, इधर भी 4 है। तो अब इनका क्या करना है योगफल करना है, इधर 2ab 2bc -2ac -2ab, ठीक है। तो योगफल करते हैं जैसे उसमें कराता है वैसे ही, है ना। इसका ये प्रथम इसके प्रथम में जुड़ जाएगा, इसका द्वितीय इसके द्वितीय में जुड़ जाएगा, इसका तृतीय इसके तृतीय में, इसका चतुर्थ इसके चतुर्थ में जोड़ दिया आपने, जोड़ दिया ना। इसका इसमें, इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें जोड़ दिया आपने, ये आ गया। अब देखो a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab, ये किसका होल वर्ग है a प्लस b का वर्ग, b वर्ग प्लस c वर्ग प्लस 2bc किसका वर्ग है b प्लस c का होल वर्ग, a प्लस बी सी एक वर्ग प्लस c वर्ग -2ac किसका है a माइनस b का, a माइनस c का होल वर्ग है। इसी प्रकार a वर्ग प्लस b वर्ग -2ab किसका है a माइनस b का होल वर्ग। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला करते हैं अपन, है ना। दूसरे का मैंने एक ही बताया। तीसरा देखो, निर्देशित गुणनफल को परिकलित कीजिए। यहाँ पे गुणन करना आपको। देखो गुणन कैसे करेंगे अपन, वैसे ही अभी बताया था मैंने। ये आपका 3/1 का आपका स्तंभ मैट्रिक्स है, दिख रहा है ना स्तंभ मैट्रिक्स, जिसमें पंक्तियों की संख्या 3 है पर स्तंभ कितना है, केवल एक ही है। ये 3/1 का स्तंभ मैट्रिक्स है और ये आपका है 1/3 का पंक्ति मैट्रिक्स, ठीक है। अब इस स्तंभ मैट्रिक्स का पंक्ति मैट्रिक्स से गुणन करते हैं अपन। देखो मैंने बताया था आपको, इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ बराबर होने चाहिए। देखो यहाँ पर इसकी पंक्ति कितनी है, सॉरी हाँ, इसके स्तंभों की संख्या कितनी है, इसमें एक स्तंभ है, इसमें इसका स्तंभ और इसकी पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। देखो यहाँ 1 और है, इधर भी 1 है, तो 1 और 1 बराबर है, तो ये 3/3 का आपका गुणन मैट्रिक्स आ जाएगा, गुणनफल कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस 1 का पहले इस 2 से गुणा होगा, है ना। इस पंक्ति का इस पूरे स्तंभ से गुणा करेंगे अपन। देखो 1 का 2 से गुणा हुआ 2 आ गया, फिर इस दूसरी पंक्ति का भी 2 से गुणा होगा, तो ये 1 का पहले 2 से गुणा हुआ 2 आ गया, फिर 1 का 3 से गुणा हुआ 3 आ गया, फिर 1 का 4 से गुणा हुआ 4 आ गया, ये तो ये आ गया। फिर दूसरी पंक्ति का भी सब प्रत्येक स्तंभ से गुणा करना है, ठीक है। तो 2 का 2 से गुणा करा 4, 2 का 3 से गुणा करा 6 और 2 का 4 से गुणा 8 आ गया। फिर 3 का भी ऐसे ही करना है आपको, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो इस प्रकार ये 3/3 का आपको मैट्रिक्स मिल गया, आपको मिल गया ना, ये गुणन हो गया, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति का प्रत्येक स्तंभ से गुणनफल करना आपको, ठीक है। ये प्रत्येक पंक्ति इधर इसके प्रत्येक स्तंभ से गुणनफल कर दिया, इस प्रकार ये आ गया। अब यहाँ 2/2, इधर तो 2/2 का मैट्रिक्स दे रखा है तीसरे में, इधर 2/3 का। देखो इसकी स्तंभों की संख्या, इसमें 2 स्तंभ है, ठीक है। यहाँ एक स्तंभ था और एक स्तंभ, इसकी पंक्ति इधर 1 है, तो 1 से 1 गुणा हो गया। यहाँ पे इसमें कितने 2 स्तंभ है और इसकी पंक्तियों की संख्या कितनी है 2 है, तो इसके स्तंभों की संख्या 1 है और बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर स्तंभ उधर पंक्ति, तो ये 2/3। यहाँ क्या बच रहा है आपके शेष 2 और 3, तो ये 2/3 का मैट्रिक्स आएगा आपके पास। कितना आएगा 2/3 का
मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अब, है ना। देखो आगे करते हैं अब गुणनफल। देखो गुणनफल कैसे करेंगे, मैंने बताया ना, इस पंक्ति का इसके प्रत्येक स्तंभ से गुणन करते हैं। तो 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 का 2 से गुणा हो तो 2 दूना 4। क्या आ गया, 1 का 1 से गुणा करा तो 1, और 2 का 2 -2 का 2 से गुणा तो 4 आ गया, तो 1 - 4 आ गया। फिर इसी प्रकार इससे प्रथम स्तंभ से हो गया, दूसरे स्तंभ से करो इसका गुणनफल। तो 1 का 2 से गुणा करेंगे 2, और -2 का 3 से गुणा 2 तिया 6। फिर इसी प्रकार इस प्रथम पंक्ति का इसके तृतीय स्तंभ से गुणा करो, तो 1 का 3 से गुणा करा 3, और -2 का 1 से गुणा करा -2 आ गया। इसी प्रकार इसकी द्वितीय पंक्ति 2 और 3 का इसके प्रथम स्तंभ से गुणा करो, तो 2 1 2, और 3 दूना 6, ये 3 आ गया, इस स्तंभ से कर लिया। फिर इसका इस दूसरी पंक्ति से गुणा, इस दूसरे स्तंभ से गुणा करो, दूसरी पंक्ति का 2 का 2 से गुणा करा 4, और 3 का 3 से गुणा करा 9। फिर इसी प्रकार तीसरी पंक्ति से गुणा करो, 2 तिया 6, और 3 1 3, ये आ गया। अब इन सब का योगफल गुणन योगफल घटाव जो भी आ रहा है वो करना है आपको। तो 1 में से 4 गए -3, 2 में 4 गए 2 में 6 गए -4, 3 में से 2 गया 1, 2 6 8, 4 9 13, और 6 3 9। इस प्रकार ये मैंने बताया था ना आपको 2/3 का मैट्रिक्स मिल गया। इसके बाद इसका चौथा प्रश्न भी बताया अपने। देखो चौथा प्रश्न कैसे करना है। चौथे प्रश्न में इस बार 2/3 की मैट्रिक्स दी है आपको। 2/3 में मतलब इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, 3 है ना, 3। और इसमें स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तो इसमें 3 पंक्तियाँ है, देखो 1 2 3। तो इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या बराबर है, तो ये 2/2 का, यहाँ 2 बच रहा है, यहाँ पे भी 2 बच रहा है, तो 2/2 का मैट्रिक्स मिल जाएगा। देखो गुणन करते हैं अपन। देखो इस पंक्ति का इसके प्रथम स्तंभ से गुणा करते हैं पहले। तो 3 का 2 से गुणा करा 6, फिर -1 का 1 से गुणा करा तो -1, 3 का इस 3 से गुणा करा 9 आ गया। ठीक है, फिर इसी प्रकार दूसरे स्तंभ से गुणा करा, 3 का 3 से गुणा करा तो -9, -1 का 0 से गुणा करा 0, 3 का 1 से गुणा करा 3 आ गया, ये आ गया। इसी प्रकार इसकी दूसरी पंक्ति का भी प्रथम स्तंभ से गुणा करते हैं। तो -1 का 2 से गुणा करेंगे तो -2, 0 का 1 से गुणा करेंगे तो 0, और 2 का 3 से गुणा करेंगे 2 तिया 6, ये आ गया। फिर इसी प्रकार दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, दूसरी पंक्ति का -1 का -3 से गुणा करेंगे प्लस के 3 आ जाएंगे, और 0 का 0 से गुणा करेंगे 0, और 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ गया। तो ये इस प्रकार ही आ गया। अब इनका जोड़ घटाव जो भी करना कर लो। तो 6 और 9 15 हो गया, 15 में से 1 गया तो 14 आ गए। फिर यहाँ पे 9 माइनस के 3 प्लस के 3 में से 9 गए, -6 आ गए, 6 में से 2 गए 4 आ गए, 3 2 5 आ गए, तो ये 2/2 का मैट्रिक्स मिल गया आपको। ठीक है, सीधा सा गुणन हो गया। अब प्रश्न नंबर 4 में देखो आपको, प्रश्न नंबर 4 में आपको देखो ABC 3/3 के मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ABC तीनों। तो आपको यहाँ पर A + B और B - C को परिकलित करना है, तथा साथ ही सत्यापित भी करना है कि A + B - C बराबर क्या होगा। इधर ये पुरानी आया है शायद, इसको मैंने ज़्यादा जूम कर लिया, हाँ नहीं बस इतना ही है, ये कट गया इधर, है ना। तो A + B - C किसके बराबर होगा। देखो A + B - C किसके बराबर होगा, A + B - C के बराबर होगा, ऐसा कहा उसने। यानी ये जो आपका A + B - C किसके बराबर होगा, A + B। देखो A और B को जोड़ लेंगे अपन, तो A + B को दोनों को जोड़ लो, उसमें C घटा लो, तब भी इक्वल ही आएगा तीनों का मान। ठीक है, तो ये आपको B - C और A + B पहले तो ये परिकलित करो, फिर ये अपन सत्यापित करेंगे। देखो पहले इसमें A + B परिकलित कर रखा मैंने। देखो दो समान कोटि के अवयवों का योगफल कर सकते हैं अपन, उन्होंने शुरू में पढ़ा है। देखो यहाँ पर योगफल कर रखा अपनों ने, देखो योगफल कर रखा, आराम से समझ में आ रहा होगा। इसका प्रथम अवयव इसके प्रथम अवयव में जुड़ गया, 1 और 3 ये हो गया, 2 - 1 -3 और 2 ये जोड़ लिया, फिर 5 और 4 जोड़ लिया, फिर 0 और 2 जोड़ लिया, देखो ये जोड़ते जा रहे, फिर 2 और 5 को जोड़ लिया, फिर -1 और 2 को जोड़ लिया, 1 + 2, -1 और 0 को जोड़ लिया ये इधर, और 1 और 3 को जोड़ लिया, ये जोड़ लिया। इस प्रकार सबको जोड़ने के बाद क्या करेंगे अपन, इनको सरल कर लेंगे। अब 1 3 4 हो जाएगा, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1, और -3 2 + 2 माइनस का 1 आ जाएगा, 5 4 9, और 0 2 2 5 7 1 2 3 -1 1 3 4। ये इस प्रकार ये 3/3 का मैट्रिक्स आ गया A + B। अब A + B आ गया तो B - C भी निकाल सकते हैं अपन, है ना। 3/3 का उसका घटाव भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट पेज पे मैंने कर रखा है उसको भी। देखो B - C निकाल रखा है यहाँ पे,
बी माइनस सी भी निकाल सकते हैं अपन। ये देखो बी माइनस सी ऐसे, यहाँ पे प्रथम में से इसका भी प्रथम घटाएंगे, ये सारे ऐसे ऐसे ये पूरा हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा आपके कैसे क्या करना है। ये आ गया। अब आपको सत्यापित करना था कि ए प्लस बी माइनस सी किसके बराबर होगा, ए प्लस बी माइनस सी के। तो पहले अपन ए प्लस बी माइनस सी करते हैं। तो ये आपका तो ए है और ये अभी आपने याद करा बी माइनस सी, ये इधर लिखा हुआ है, ये बी माइनस सी। ठीक है, अब ए प्लस बी माइनस सी निकाल रहे हैं अपन, ये कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ये ए है, ये बी माइनस सी है। देखो यहाँ पे भी प्लस करना है तो -1 प्लस -1 कितना हो जाएगा, ये 2 - 2 हो जाएगा यहाँ पर। ये 3 माइनस के और प्लस 0 हो गया। फिर 5 + 4 ये आ गया, 0 - 1 हो गया, और 2 और 3 5 हो गया। इधर -1 और 1 ही आ गया, 1 + 2, -1 और 2 ये आ गया, और 1 और 0 ये आ गया। इस प्रकार ये पूरा कर लिया। अब इसको सरल कर लो तो 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, -3 ऐसे कैसे 3 5 4 9 -1 और 2 3 5 हो गया, और 2 1 1 2, 2 में से गया 1 और 1 0 1 आ गया। इस प्रकार ये आपका मिल गया आपको। ये जो आंसर आ रहा ना इसका, वही आंसर किसका आना चाहिए, नीचे वाला का आना चाहिए, सर तभी सत्यापित होगा बराबर। तो ए प्लस बी, देखो अब ए प्लस बी ये यहाँ से याद कर लिया आप लोगों ने, पहले याद कर लिया था। अभी बी माइनस सी तो यहाँ तो उधर याद कर रखा आप लोगों ने। ये ए प्लस बी है और इसमें से माइनस सी को घटा रहे आप, ये आपका सी है। देखो घटाएंगे तो 4 - 4 करेंगे, ये कर रखा। फिर ऐसे ही इसको भी कर रखा 1 - 1, ऐसे सारा करेंगे। इसको भी हल कर लिया आप लोगों ने, देखो नीचे कर रखा ना। देखो दोनों आंसर सेम आ रहे, ये आंसर और ये आंसर सेम आना चाहिए, तभी सत्यापित होगा। LHS बराबर RHS आ गया। अब देखो अगला प्रश्न 7वां। देखो 7वां, x तथा y का मान निकालना है आपको। x तथा y का मान निकालना है। यहाँ पर ज़्यादा जूम नहीं करूँ, कट जाए। देखो x तथा y का मान निकालना है, जिसमें आपको 2x + 3y बराबर दे रखा है। आपको 2/2 का मैट्रिक्स 2 3 4 0 तथा 3x + 2y बराबर दे रखा है 2 - 2 - 1 और 5। इस प्रकार ये 2 समीकरण दे रखे हैं। एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। ठीक है, तो समीकरण 1 को सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, समीकरण 1 को तो 2 से गुणा कर और समीकरण 2 को 3 से गुणा कर घटाने पर। देखो समीकरण 1 को तो 2 से गुणा कर रहे हैं अपन, 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6 हो जाएगा। और इसको 3 से गुणा कर रहे हैं, 3 तिया 9, 3 दूना 6। देखो दोनों के y बराबर हो जाएंगे, इधर भी 6y आ रहा, इधर भी 6y आ रहा, और घटाएंगे इसमें से इसको घटाएंगे तो आंसर आ सकता है आपने। तो इस समीकरण को पहले 2 से गुणा करा तो ये आ गया 4x + 2 दूना 4 और 2 तिया 6y। इसका भी प्रत्येक अवयव से अभी बताया था ना, अचर का गुणनफल करते हैं k का, तो ये k है आपका, प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाएगा इसका। 2 का 2 से गुणा हुआ 4 आ गया, 2 का 3 से गुणा हुआ 6 आ गया, 2 का 4 से गुणा हुआ 8 आ गया, 2 का 0 से गुणा हुआ, तो इस प्रकार ये आ गया ना। इसी प्रकार अगले को आपने समीकरण 2 को 3 से गुणा करना है, तो 3 तिया 9x और 3 दूना 6x, ये आ गया। ठीक है, ये इधर भी 6y, इधर भी 6। अब प्रथम में से आपको सेकंड घटानी है, घटा रहे अपन। इधर भी गुणा कर दिया, इसका भी अंदर गुणा कर दिया, 3 का 2 से गुणा कर लिया, 6, 3 का -2 से गुणा कर, इस प्रकार सारा गुणन हो गया। अब देखो घटाते हैं तो 6y में से 6y कट जाएगा, 4 में से 9 गए तो माइनस के कितना आए, 5 आ गए। ठीक है, -5। अब इधर घटाना आपको, तो इसके प्रथम में से इसका प्रथम घटेगा, इसके द्वितीय में से इसका द्वितीय घटेगा, इसके थर्ड में से इसका थर्ड, इसका फोर्थ में से फोर्थ घटा लिया आपने। देखो यहाँ पर घटा रखा है, तो 4 में से 6 गए, कितना आए, 4 में से 6 गए, कितना आए आपके, -2 आए। ये ऊपर लिख रखे, सॉरी, -2। ऐसे ही 6 - 6 करा 12 आ गया। इधर 8 में से 3 गए, 8 और -3 प्लस के 11 हो गए, और 0 - 15 करेंगे तो -15 आ गया। अब ये 5 गुणा में है माइनस का, तो ये इसके बटे में जाएगा, तो -1/5। अब -1/5 का आपको अंदर भी गुणा करना पड़ेगा, वही वाली कंडीशन जैसे अभी के ऐसे गुणा करा था ना, 3 का इनसे ऐसे गुणा करो तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे 2/5 आ जाएगा। देखो फिर ऐसे ही यहाँ पे -12/5 आ जाएगा, ये 5 गुणा बटे में जाएगा ना उसके, -11/5 आ गया इधर, और इधर माइनस प्लस 15/5 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, 7वां बता दिया मैंने। अब देखो 7वें के बाद 8वां 9वां 10वां आपको करना सरल है। अब 11वां देखो 11वें में आपसे दिया है यहाँ पर
एक्स का गुणनफल करना है, दो ये स्तंभ मैट्रिक्स दे रखा और वाई का गुणनफल करना है इस स्तंभ मैट्रिक्स से। ये किसके बराबर है? 10 और 5 के बराबर स्तंभ मैट्रिक्स। तो एक्स और वाई के मान निकालने आपको। देखो यहाँ पर इस मान निकालने तो पहले अपन तुलना करते हैं। देखो तुलना करेंगे तो एक्स का ये चर है, इसका के से 2 से गुणा होते 2x हो जाएगा, इसका 3 से गुणा करेंगे 3x हो जाएगा। ठीक है, इधर y का -1 x से गुणा -1 y का y से गुणा करेंगे तो 2x - y आ गया। पहले तो इस 2 का 1 से गुणा कर 2x और ये -1 का y से गुणा कर तो माइनस के y आ रहा है। तो दोनों को समान कोटि के ये स्तंभ मैट्रिक्स तो दोनों का ऐड कर लिया तो 2x - y आ गया। ऐसे ही 3x + y आ गया और बराबर किसके? 10 और 5 के। तो अब समान कोटि के दो अवयव इक्वल है तो इनके अवयव भी बराबर होंगे। तो 2x - y बराबर 10 आ गया, एक समीकरण ये बन गया। 3x + y बराबर 5 आ गया, दूसरा समीकरण बन गया। देखो अब दोनों समीकरणों में क्या तुल्यता है, तो तुलना करके अपन इसको हटा देते हैं। तो घटाया अपन ने, जोड़ा इनको तो 2 3 5x हो गया ये आपके, और ये दोनों कट जाएंगे प्लस माइनस के, और 10 5 15 हो गया। तो 5x बराबर 15, तो x बराबर 15/5, x बराबर 3 आ गया, 5 3 15 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ये आ गया था। अब x का मान समीकरण 1 में रख रहे, जो x का मान आया ना इसमें समीकरण 1 में रख दो आपकी ये। तो 2x की जगह 3 रखेंगे, 3 आया, और -y बराबर 10, 2 3 6 -y बराबर 10। तो ये 10 को इधर भेज दिया, पक्षांतर कर दिया, y उधर चल गया। जो 6 में 10 गए -4, तो y बराबर कितना आ गया? -4 और x बराबर 3, जो यहाँ से मिला आपको। ये दोनों आंसर आ गए। ठीक है, ऐसे ही आप प्रश्न नंबर इसका 11वां बताया, 12वां आपको करना है। 13वां देखो, 13वां बहुत सीधा है। 13वां प्रश्न देखो, 13वें में आपको क्या दिया है? f(x) जो इसमें मैट्रिक्स में जो फंक्शन दिया है वो क्या दिया हुआ है? cos x - sin x 0, sin x cos x 0 और 0 0 और 1। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि f(x) इंटू fy, फंक्शन ऑफ x इंटू fy किसके बराबर होगा? फंक्शन ऑफ x प्लस y के बराबर होगा। तो फंक्शन ऑफ x तो आपको दिया हुआ है, तो फंक्शन ऑफ y भी निकाल लिया अपने, सॉल्यूशन कर लिया। तो x की जगह y पुटअप कर दिया सब जगह पे। यहाँ पे cos x था तो यहाँ cos y हो गया, यहाँ sin x था तो यहाँ माइनस के sin y हो गया, बाकी 0 0, यहाँ sin x था तो यहाँ sin y हो गया, यहाँ cos x का था तो cos y हो गया। ठीक है, बाकी ऐसे कैसे पुटअप कर लिया। ठीक है, x की जगह y में टेंट चल लिया। अब दोनों का गुणनफल करना है। f.x फंक्शन ऑफ x फंक्शन ऑफ y का गुणनफल करना है। देखो गुणनफल अभी बताया था मैंने आपको, समान कोटि का अवयव, ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है और ये भी 3/3 का। इसमें पंक्तियों की संख्या इसके स्तंभों की संख्या के बराबर है। देखो अब गुणनफल करते हैं, है ना। इसमें स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है। 3/3 का 3/3 का ही आपको गुणनफल भी प्राप्त होगा। देखो गुणन कर रखा। देखो अब इसकी इस पंक्ति का इसके इस स्तंभ से गुणन करते हैं, तो कोस का कोस से गुणा करें तो कोस x कोस y आ जाएगा। ठीक है, फिर इस कोस का माइनस साइन x का इस साइन y से गुणा करें तो माइनस के साइन x y हो जाएगा। 0 का 0 से गुणा करें 0 आ गया, ये पहला आ गया ना। अब इसके इसी प्रकार अगला देखो, पहली पंक्ति का प्रथम स्तंभ से गुणा कर दिया। अभी इस पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं। देखो cos x का माइनस साइन y से गुणा करते हैं तो cos x माइनस cos x साइन y हो गया। माइनस साइन x का cos y से गुणा करते हैं, माइनस साइन x cos y हो गया, और 0 का इस 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ गया। इसी प्रकार फिर अब इसी पूरी पंक्ति का इस स्तंभ से गुणा करते हैं, तो इसका cos का 0 से गुणा करेंगे 0 को, माइनस साइन x का 0 से गुणा करेंगे 0, और 0 का 1 से गुणा करेंगे तो 0, ये तीनों 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये पहली पंक्ति का तीनों स्तंभ से गुणा कर दिया। ऐसे ही दूसरी पंक्ति का भी तीनों स्तंभ से गुणा करा आपने, ये आ गया ना। फिर इसी प्रकार तीसरी पंक्ति का भी तीनों स्तंभ से गुणा करा, ये आ गया गुणन। तो समझ में अब आपके। अब देखो इसको देखो, ये क्या बन रहा है आपके cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ये किसका फॉर्मूला है? आपके cos का फॉर्मूला है, cos x प्लस y का फॉर्मूला बन रहा है ना। यहाँ पे देखो दोनों जगह माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या बन रहा है आपके, इसको आगे ले लेता हूँ साइन x cos y प्लस cos x साइन y। तो ये साइन x प्लस y का फॉर्मूला बन जाएगा, और माइनस कॉमन ले लिया, और यहाँ पे तो ऑलरेडी सब 0 हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर साइन x प्लस cos y cos x प्लस साइन y, तो ये साइन x प्लस y का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे भी ये भी फॉर्मूला बन रहा है आपका, cos x cos y माइनस साइन x साइन y आ रहा है, तो ये cos x प्लस y का फॉर्मूला बन रहा है। और ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0, ये 1, ये आ गया ना। अब पूरे सवाल में देखो आप,
उस सवाल की और इस सवाल की तुलना कर रहे हैं अपन। यहाँ x था तो यहाँ x प्लस वाई आ गया, यहाँ माइनस के साइन x था तो माइनस के साइन x प्लस वाई आ गया, बाकी जीरो है। इधर साइन x था तो यहाँ x प्लस वाई आ गया, कोस x प्लस वाई आ गया, इधर जीरो है, इधर जीरो जीरो है। तो इस प्रकार ये अवयव आ गया। तो इसको फंक्शन ऑफ x प्लस वाई कहेंगे अपन। तो ये सिद्ध हो रहा है आपके यहाँ पर, ऐसे हो रहा ना सिद्ध, ये इसके बराबर आ गया। यही सिद्ध करना था आपको। देखो इसके बाद 15 प्रश्न है। 15 प्रश्न में दिया है आपको कि a बराबर ये 3/3 का मैट्रिक्स, तो आपको सिद्ध करना है a वर्ग माइनस 5a प्लस 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 6i का मान याद कीजिए, इसका मान निकालना है। देखो a वर्ग निकालते, तो a वर्ग मतलब a/a का a से इंटू a का गुणा करना है। 3/3 का मैट्रिक्स का गुणन हो जाएगा, है ना, पंक्ति और स्तंभ बराबर है। तो देखो गुणन कर रखा उसने। देखो इसकी पंक्ति, इसकी इस पंक्ति का इस स्तंभ से गुणा करा, वही 2 दूना 4 और 0 का 2 से गुणा करेंगे 0 और 1 का 1 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 4 प्लस 1 है। ऐसे ही 2 का दूसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ से गुणा करें, 2 का 0 से गुणा 0, 0 का 2 1 से गुणा करें, 1 और 1 का गुणा करा तो माइनस का 1 आ गया, 1 और माइनस 1। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति से गुणा कर लेंगे, इस प्रकार ये आ जाएगा ना। इसी प्रकार इसका भी कर लेंगे, ये सारा गुणनफल कर लिया आपने, ये आ गया। अब इसको मैंने इधर दूसरे पेज पे सोल्व कर रखा है। देखो इधर ये a वर्ग आ गया आपका, जोड़ लिया उसको, है ना, a वर्ग आ गया। अब a वर्ग आने के बाद क्या करना है आपको, क्या दिया हुआ था आपको, a वर्ग प्लस माइनस 5a प्लस 6i का मान निकालना है। तो a वर्ग तो ये रहा आपका 5a, तो ये माइनस के 5 और a को आपको ऐसे कैसे पुटअप कर लिया आपने, और प्लस 6i, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मैंने बताया था ना आपको, ये आइडेंटिटी में विकर्ण के इकाई रहेंगे इसके, तो ये लिख लिया आपने, 6i कर लिया। अब देखो इन तीनों को सरल करते हैं अपन, है ना, समान कोटि के हैं, सारे सरल कर लेते हैं। तो ये 5 ऐसा कैसे ही -5 का ही 2 से गुणा करो तो माइनस के 10 आ गया, और 6 कम 6 आ गया, इस प्रकार ये आ गया। इसी प्रकार ये माइनस का 1 ऐसा कैसे ही, इसका फिर 5 का 0 से गुणा कर 0, और ये ऑलरेडी 0 है, इसका भी 0 से गुणा कर 0, तो -1 ही बचेगा आपके। इसी प्रकार यहाँ पे 2 है, इधर माइनस के 5 का 1 से गुणा कर माइनस के 5, 2 - 5 और 6 का 0 से गुणा 0, तो 2 - 5 ही आएगा। इससे सारे कर लोगे आप, ठीक है, इससे सारा गुणनफल कर लोगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे अपन, इसको सरल करेंगे। 5 6 11, 11 में 10 गए 1, इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा। सारों को हल सरल करेंगे अपन, ये सारे सरल कर लिए, इस प्रकार ये आंसर आ गया। अब अगला प्रश्न है 17वां। देखो 17 में आपसे कहा है कि a, 17 में क्या कहा है उसने आपसे कि a, अब a एक 2/2 का मैट्रिक्स दिया हुआ आपको, ध्यान से देखना इसको, 2/2 का मैट्रिक्स, ठीक है, और आई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 का है। तो आपको यहाँ याद करना है a वर्ग बराबर के a माइनस 2 आइडेंटिटी हो तो k का मान निकालना है। ये इसके बराबर है तो k का मान निकालते हैं। तो पहले a वर्ग निकालते थे, a वर्ग अभी निकाला था ना अपनों ने, वैसे ही इसकी पंक्ति का इसके स्तंभ से गुणा करो, ये आ गया, ठीक है। फिर इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर ऐसे नीचे से गुणा कर लेंगे, गुणा समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। 9 में से 8 गया 1, 6 में से 4 गया, ये इस प्रकार ये 2/2 का मैट्रिक्स आ गया। अब ये वर्ग आ गया, आप क्या निकालना, आप के निकालना, आपको क्या निकालना, के। तो ये आपका ए वर्ग आ गया। फिर उसके बराबर में के है, के और ए ये लिख लिया आपने, के ए, और -2/2 2 आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी ये है आपकी 2 से आइडेंटिटी का अंदर गुणा कर लिया मैंने, ये आ गया। तो अब देखो यहाँ पर के का मान फाइंड करना आपको। तो ये देखो के ए माइनस 2 आइडेंटिटी था, 2 आइडेंटिटी माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इसमें इधर भेज दिया, इसको भेज दिया ना आपने, तो ये प्लस का हो गया ना, इधर आया तो ये प्लस का चिन्ह लगा दिया और इसमें ऐड कर दिया इसको। तो इधर क्या बचा आपके, के 3 2 4 ये बचा, ठीक है। अब इसको ऐड कर लिया आपने। देखो ऐड करने के बाद क्या आया आपके पास, ये आया, और इधर भी सेम है, दोनों का सेम है ना। इसको 1 में 2 को जोड़ा 3 आ गया, 2 - 2 ये माइनस के 2 आ गया, 4 0 4 और -2 4 माइनस के 2 आ गया। इस प्रकार ये सेम आ रहा है ना सेम इधर से। तो के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू 1 रख दो यहाँ पर, तभी तो ये बराबर होंगे। ये बराबर है तो इसे के का मान क्या होगा, 1 होगा। अब देखो अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है आपको। देखो अगला 18वां प्रश्न कि a बराबर दिया हुआ आपको 0 -10 α/2 10 α/2 और 0 2/2 की मैट्रिक्स दे रखी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 की का एक तस्मक अवयव है, आइडेंटिटी का एक तस्मक अवयव है। तो सिद्ध कीजिए, आपको सिद्ध करना है आई आइडेंटिटी प्लस a बराबर आइडेंटिटी -a इंटू कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ये इसके इक्वल होना चाहिए,
ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। तो पहले अपन इसका LHS हल करते हैं। LHS में हल करा तो I प्लस ए निकाला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए करा, तो आइडेंटिटी प्लस मैट्रिक्स ए कर रहे तो टेन अल्फ़ा बाई टू को क्या मान लिया मैंने, टी मान लिया। यहाँ पे भी था तो ये टी हो गया, माइनस का टी और ये टी। ठीक है, अब देखो आई प्लस ए कर लिया आपने, आई प्लस ए करा तो एक में जीरो जोड़ा, एक जीरो माइनस टी जोड़ा, तो ये इसके ऐसे अवयव आ गए। अब जोड़ लिया आप लोगों ने। अब RHS हल करते हैं। अब आई माइनस ए निकालते हैं इसमें, RHS के लिए चाहिएगा, फिर इनके मान भी चाहिए, तो पहले मान निकाल लेते हैं यहाँ से। देखो अब साइन अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा बाई टू बराबर टी हो रहा, तो साइन अल्फ़ा क्या होगा, 2 टेन अल्फ़ा बाई टू, ये फॉर्मूले से है ना। टेन अल्फ़ा बाई टू को टी मान रखा आप लोगों ने यहाँ पर, तो साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा 2 टेन अल्फ़ा बाई टू बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू होता है, और कोस अल्फ़ा बराबर क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू होता है। ये फॉर्मूले है दो, आप लोगों ने त्रिकोणमिति में पढ़े थे कक्षा 11 में, वही फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये होता है। तो यहाँ टी का टेन अल्फ़ा बाई टू का मान रख दिया 2t, और इधर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू को 1 प्लस टी स्क्वायर लिख दिया, ऐसे नीचे में भी रख दिया, ये दोनों मान रख लिया आपने। ठीक है, साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा का मान निकाल लिया। अब इसका गुणन करते हैं। अब माइनस आई माइनस ए निकालना है, तो आई माइनस ए निकाल लिया उस बंद, तो आई माइनस ए निकाला तो वन टी और माइनस टी आ गया ना। अब इसका इस आई माइनस ए का गुणनफल करना है आपको इससे, और यहाँ पे भी मान निकाल लिया आपने, तो ये तो मान रख दिए आपने यहाँ पे, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा ये सारे मान रख दिए। अब इसका आई माइनस ए का जो मान आया आपके क्या आया, ये आया, तो इसको यहाँ पे रख दिया। अब दोनों का गुणनफल कर लेते हैं, RHS आ जाएगा। तो LHS बराबर RHS होना चाहिए, तो ये इस एक का इसका देखो, इसकी पंक्ति का इस स्तंभ से गुणा करते हैं, तो एक का इससे गुणा करूँगा, ये का ये आएगा, और माइनस टी का इससे गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा 2t का वर्ग। देखो यहाँ पर ये गुणा कर रखा है ना, पहले इस एक का इससे गुणा करा तो ये आया, फिर इस t का इससे गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा 2t वर्ग बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का भी गुणा करूँगा, ये दूसरी पंक्ति प्रथम पंक्ति का कर रहे हैं, पहले प्रथम पंक्ति का इस प्रथम स्तंभ से कर लिया, दूसरे स्तंभ से कर लो, एक का इससे गुणा करूँगा तो ये का ये आएगा, और टी का इससे गुणा करो तो टी गुणा में आ जाएगा, ये टी को मैंने कोष्टक से बाहर लिख रखा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपके, है ना। फिर इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का भी गुणन हो जाएगा, दूसरी पंक्ति का भी प्रथम स्तंभ से गुणा होगा, तो माइनस टी का इससे गुणा कर रहा है, ये लिख रखा मैंने बाहर माइनस टी। फिर एक का इससे गुणा करूँ तो ये पीछे वाला तो ऐसे कैसे आ जाएगा, देखो ये लिख रखा। फिर इसी प्रकार इस इधर वाले स्तंभ से गुणा कर लूँगा, तो इस प्रकार ये हल। अब इसको सरल करते हैं। देखो मैंने यहाँ ऊपर सरल करके बता रखा है ना। देखो यहाँ पर सरल करके बता रखा है, इसका प्रथम स्तंभ पहला अवयव सरल कर लेते हैं अपन। तो 1 माइनस टी वर्ग बटे 1 प्लस टी वर्ग और 2t वर्ग प्लस 1 प्लस टी, देखो नीचे समान है। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे अपन। देखो यहाँ पर ऊपर सरल करके बता रखा मैंने। देखो एलसीएम लेंगे इसका तो क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर और माइनस 2t, और ये अंदर गुणा कर लिया आप लोगों ने टी का 1 माइनस टी से, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर से टी 1 माइनस टी क्यूब हो जाएगा। तो ये आ गया 2t में से t गया तो माइनस के टी और माइनस टी क्यूब, तो माइनस टी को मैं ले लिया 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके आ जाएगा माइनस का टी, तो यहाँ पे माइनस के टी आ जाएगा। ऐसे ही इसको भी हल कर लेंगे अपन, है ना। तो आपके LHS में क्या आ रहा है, इसको हल करा तो यहाँ से 2t में से t चल जाएगा, है ना। इसको हल करके बताया मैंने, दूसरे को हल करा आप लोगों ने, यहाँ पे ऊपर इसको हल कर रखा आप लोगों। ऐसे यहाँ पे इसको हल करेंगे तो देखो 1 माइनस टी का वर्ग, देखो यहाँ हल करके बता देता हूँ, प्लस 2t का वर्ग, और दोनों के इसमें एलसीएम में समान है 1 प्लस टी का वर्ग। देखो 2t वर्ग में से 1t वर्ग जाएगा तो क्या बचेगा, 1t वर्ग ही बचेगा, और नीचे बटे में क्या है 1t वर्ग, तो 1t वर्ग से 1t वर्ग कट गया, क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ प्रथम में क्या है 1 है आपका। देखो यहाँ पर प्रथम में 1 है, ऐसे ही दूसरे को करा तो माइनस टी आ गया, ऐसे ही इसको भी करेंगे तो टी आ जाएगा तीसरे वाले को, है ना। ये इसके तीसरे को, फिर इसके चौथे को करेंगे तो ये चौथा भी आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस प्रकार ये हल हो जाएगा, और LHS बराबर RHS हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्नावली के केवल 2 प्रश्न और बचे जो आपको करने हैं। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे को पूर्ण विश्वास है कि आपको सारा समझ में आ गया होगा, गुणनफल तो अवश्य समझ में आ गया होगा, है ना, गुणनफल जोड़ बाकी सारा। ठीक है, प्रणाम। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं अपन।